हाँ जी, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप अनअकैडमी से एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लियो तो ले लो, क्योंकि जल्दी जो है अप टू 20% प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल आपके लिए ऑफर है कि 22 से लेकर के 27 यानी कल तक जो है 27 मार्च तक अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो एनडीए का तो आपको 6 महीने का एसएसबी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 12 महीने का लेते हो तो 12 महीने का एसएसबी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। वहीं सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ वालों के लिए भी है, 3 महीने 6 महीने 12 महीने का, उस पर एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखो यहाँ पे जो है आपको रेफरल कोड में क्या इस्तेमाल करना है, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस पर, जो भी प्राइसेस होंगे रेफरल कोड में। आप स्टैंड अप क्लासेस सब कुछ कैपिटल में आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वही आपको यूज़ करना है। दूसरा चीज़ ये है कि देख लो, एनडीए के लिए ये सबसे बड़ा आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 27 मार्च को, आपका कल के डेट में, जिसमें अप टू अट्रैक्टिव रिवार्ड्स आपका अप टू 20 लाख तक है और 100% स्कॉलरशिप अप टू 20 लाख तक है। तो आप इसमें जो है ज्वाइन करके जीत सकते हो, कल के डेट में सभी को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट देखिए, सीडीए फर्स्ट 2022 के लिए भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका होने वाला है कल के ही डेट में, जिसमें आप जो है अट्रैक्टिव प्राइसेस जीत सकते हो अप टू 20 लाख और 100% स्कॉलरशिप वर्थ अप टू 20 लाख। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखिए टारगेट एनडीए फर्स्ट करके ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है आपका, आपके एग्जाम तक चलेगा, जो कि मार्च 16 से शुरू हुआ है, अप्रैल 5 तक चलेगा। डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर्स में जो है क्लास ले रहे हैं, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के ये ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल परीक्षा सीडीएस स्कोर बूस्टर करके एमसीक्यू बैच आपका चल रहा है, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। तो आप चाहे तो यदि सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनली एनडीए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जो भी ये प्रैक्टिस बैचेज चल रहे हैं इनको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए वीडियो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबी का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है उस सेकंड के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपका एग्जाम्स पहले लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग एग्जाम के बाद मिलेंगे जब न्यू वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा क्वेश्चन किस लेवल का है। और पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर ऑलरेडी करा रखा है और निश्चित रूप से आपकी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया होगी। जो भी होगा आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और आराम से एग्जाम दीजिएगा और टाइम आपका थोड़ा मैनेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। ठीक है, जो एक परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, यानी पास होने के लिए 35% चाहिए। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, कोई स्टूडेंट है उसको कितना मिला, 40 अंक मिला और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, यानी पूर्णांक पूछा है कितना होगा, टोटल नंबर जो कितना है वो कितना होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या करें, मान लेंगे जो मैक्सिमम पूर्णांक है वो कितना है, यक्स है। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%, तो यक्स का 35% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, यक्स का 35%, जितना नंबर उतना पास होने के लिए चाहिए। और 40 नंबर क्या हुआ, पाया। अब देखिए क्या हुआ, 30 अंक से फेल हो गया, 40 नंबर पाया और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 70, यानी 30 यानी 70 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स गुणे 35/100, यहाँ से हो जाएगा 70, 35 गुना 70 यानी यक्स बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, कोई वस्तु है उसका सीपी, क्रय मूल्य बोले तो सीपी यानी कास्ट प्राइस, उसके अंकित मूल्य का 80% है। ये आप ध्यान से देखिएगा, जो उसका सीपी है उसके जो मार्केट प्राइस है उसका कितना है, 80% है। 12% का बट्टा देने के बाद उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। कि मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो सीपी का कितना, जो सीपी है उसके मार्केट प्राइस का यानी अंकित मूल्य का कितना है, 80% है। तो 12% का जब हम छूट दे देते हैं यानी बट्टा दे देते हैं तो व्यापारी का जो लाभ है वो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको उलझा देगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य आपका कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए उसका अंकित जो मूल्य कितना माने आप, 100% माने हैं, तो सीपी उसका कितना हो जाएगा, अब अंकित मूल्य का 80%, तो सीपी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य का 80% यानी 100 का 80% यानी 80 हो जाएगा। समझ में आया। मान लेते हैं जो उसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस है, एमपी लिखते हैं इसको, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य उसका कितना है, 100 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 80। कैसे, देखिए उसके अंकित मूल्य का कितना 80% है, क्रय मूल्य क्या है उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य कितना माने हैं, 100 माने हैं, 100 का 80% 80 हो गया, यानी सीपी कितना हो गया आपका, 80 हो गया। अब क्या करा, 12% का छूट देता है,
12% का छूट देता है। अब ये यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 12% का छूट किस में देता है, क्रय मूल्य में देता है या मार्केट प्राइस में। लेकिन देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य में आपका 12% का छूट देता है। तो 100 - 12 कितना हो गया, 88% आपका बचा। ठीक है, अब कर लाभ प्रतिशत कितना होगा, CP आपका 80 है और ये आपका निकल गया SP विक्रय मूल्य निकल गया। 12% छूट देने के बाद 88% पे वो क्या करता है, बेच देता है। समझ में आया कि 12% का बट्टा दे दिया, बचा आपका 88% में ये बेचता है, यानी 88% में आपको बेचता है। अब देखिए ये आपका CP निकल गया 80 और SP आपका आ गया 88%। अब जो लाभ प्रतिशत पूछा है तो 88 माइनस कितना हो जाएगा 80, ये आपका कितना हो गया 8। और क्रय मूल्य कितना है, लाभ प्रतिशत निकालना है 80 × 100 यानी कितना हो जाएगा 10%। यानी ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिएगा 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 का हो जाए। ये 8 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात कितना है, 5:2 का है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 का हो जाए। ठीक है, तो मान लेंगे, देखिए जो मिश्रण में सबसे पहले तेल का अनुपात निकाल लो, या तो मिश्रण का मात्रा निकाल लो, या तेल का मात्रा निकालो, या तो मिश्रण का मात्रा पेट्रोल का मात्रा निकाल लो। तो देखो टोटल कितना है, पेट्रोल कितना दिया 5, तो ये 5 ऊपर लिख लो और दोनों क्या करो जोड़ दो, और टोटल मिश्रण कितना है 28। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपका पेट्रोल पता चल जाएगा पेट्रोल कितना है। नहीं आपको इसे समझ में आ रहा है तो सिंपल से देखिएगा, इसको 5x मान लो, इसको 2x मान लो। ठीक है, हो गया। अब दोनों का मिश्रण है तो 5 × 2 = 7x बराबर 28, x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4 आ गया। यहाँ से आपका 5x आपका क्या हो गया पेट्रोल और 2x क्या होगा आपका तेल हो गया। यहाँ से पेट्रोल कितना आ गया आपका 5 × 20 और जब जो तेल हो कितना आ गया 8 लीटर। तो पेट्रोल कितना हुआ 20 और तेल कितना हुआ 8। अब पूछा है कि कितना और तेल मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 का हो जाए। तो पेट्रोल कितना है आपका 20 है और तेल कितना है आपका 8 लीटर। इसमें मान लेते हैं कि x लीटर हमने मिलाया, मान लेते हैं कि हमने x लीटर मिलाया, जिससे अनुपात कितना हो गया 2:1 का अनुपात हो गया। ये इक्वेशन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए अभी आपका कितना है 20 लीटर पेट्रोल आया और 8 लीटर तेल आया यहाँ तक समझ में आया। अब पूछा कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए, तो 20 लीटर पेट्रोल वैसे को वैसे रहने दो, पेट्रोल में कुछ नहीं मिलाना है। और आपको क्या पूछा कितना तेल मिलाना है, तो मान लेते हैं कि x लीटर तेल मिलाया गया, जिससे हमारा जो अनुपात है 2:1 का हो गया। तो 8 + x, यहाँ से x का मान निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20 से कम 20, 2 × 8 = 16 + 2x, यानी 2x बराबर कितना हो गया 4 लीटर, यानी x बराबर 2 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है। राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे किसे बेचा, मोहन को बेच दिया। तो बताइए, यहाँ पे देखिए एक नाम मिस्टेक है, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपका श्याम होगा कि श्याम ने उसे कितना में बेचा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत लंबा मेथड चला जाएगा, लेकिन आप अगर इसको जो मैं फार्मूला बताया उससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका इजी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मोहन ने, यहाँ पर मोहन होगा। ठीक है, बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। तो राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। तो श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। यानी क्या पूछा है, अंतिम मूल्य पूछा है। तो क्या पूछा है आपका यहाँ पे अंतिम मूल्य पूछा है, अंतिम मूल्य कितना कि मोहन ने कितने में खरीदा। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा और उससे आपका उस फार्मूले से आप 4 तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए फार्मूले से ही आपके 4 तरह क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं कि यही फार्मूला उस क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन वो फार्मूला उस क्वेश्चन में लगेगा। देखिएगा अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अंतिम मूल्य बराबर, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। अंतिम मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम मूल्य गुणे, ठीक है, 100
प्लस माइनस प्रथम लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बट्टे 100, ये हुआ गुणे 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बाई 100, ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो अंतिम मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रथम हानि या लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या पूछा, बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा, लास्ट पूछ रहा यानी अंतिम मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो प्रथम मूल्य कितना दिया आपका 1000 रुपया दिया है, गुणे 20% लाभ है तो जुड़ जाएगा 120 बटे 100 हो जाएगा, गुणे या 10% घाटा से अगर बेचा तो यानी 90 बटे 100। यहाँ से आपका 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा 1080 आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपका 4 तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अंतिम मूल्य निकालना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन एक इस तरह आ जाए कि राम ने एक साइकिल कुछ रुपयों में खरीदा, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में खरीदा था। तो बताइए राम ने उस साइकिल को कितने रुपये में खरीदा था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि राम ने एक साइकिल खरीदा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, राम ने एक साइकिल खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे 1000 मैंने गायब किया अभी, तो राम ने एक साइकिल कितने में खरीद, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, और श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया और मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में खरीदा था। तो बताइए राम ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था, यानी कि क्या पूछ दिया यहाँ पे आपका पूछ दिया प्रथम मूल्य क्या होगा। तो आपका अंतिम मूल्य बता दिया गया 1080 रुपया। यहाँ पर परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि वगैरह जो दिया उसको लेके आप प्रथम मूल्य और अंतिम मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। प्रथम मूल्य दिया हुआ है, प्रथम मूल्य निकालना, अंतिम मूल्य दिया हुआ है, तो अंतिम मूल्य लेकर आप प्रथम मूल्य निकाल लेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी में बन जाएगा, राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और कितने प्रतिशत का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया और श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया और मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में खरीदा था। तो बताइए कि जो राम ने कितने % का लाभ श्याम से लिया था, ये आपसे पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का। ये आपका देखिए 3 टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। 4th आपका हो जाएगा श्याम ने कितने % का घाटा सहकर बेचा जबकि मोहन उसे 1080 में खरीदा होगा, राम ने साइकिल खरीदा और 20% लाभ लेकर बेचा। तो ये देखिए यहाँ पे एक फार्मूले से आपका 4 क्वेश्चन बन गया। तो देखिए अगर आप कोई भी कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो इस तरह आप क्वेश्चन को इमर्ज करेंगे, आप अच्छे से उसको एक ही फार्मूले से 4-4 5-5 क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन टाइप के लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। क्योंकि अगर फार्मूला आपको नहीं पता, इसमें मैं अभी थोड़ा सा छिड़कानी कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे लगेगा। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बताया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला मैंने बता दिया, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपने सामान बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो का स्थान पर 950 ग्राम वो तौलता है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज एरर बराबर यानी परसेंटेज गलती बराबर कुल त्रुटि या कुल कमी, कुल त्रुटि यानी जो कितना गलती हुआ लिख लीजिएगा, कुल गलती बटे गलत तौल का माप, गलत तौल का माप गुणे 100। ये आपका फॉर्मूला हुआ कि कितना गलती हुआ, जो गलत तौल का जो माप हो वो कितना है, गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए कुल कितना गलत हुआ, 950 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, कितना 50 ग्राम का, और जो गलत तौल का माप है कितना है 950 ग्राम है, गुणे 100। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 100/19% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 2 तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। एक कुत्ता है 260 मीटर दूरी पे, ये मान लीजिए कुत्ता, यहाँ पे बिल्ली है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 260 मीटर दूरी पर देखता है। परंतु बताइए तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी जो बिल्ली है वो क्या हुआ, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता, यहाँ पर लिखिएगा तुरंत बिल्ली, यहाँ बिल्ली होगा बीच में, बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है।
बताइए बिल्ली कुत्ते को कितने देर में, नहीं सॉरी, कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा, अब बिल्ली का स्थान से कितनी दूर पर कुत्ता उसे पकड़ पाएगा। ठीक है, अब बताइए, दो चीज़ इसमें पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जल्दी जल्दी टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आप उसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, तुरंत बिल्ली जो है तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। यहाँ बिल्ली है, यहाँ कुत्ता है। ठीक है, ये दौड़ता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये दौड़ती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब बताइए कि कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा। समय पूछा है कि बिल्ली जो कुत्ता है इस बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा और कितने बिल्ली का स्थान से कितने दूरी पर पकड़ेगा, ये बताना है। जो यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछा है कि इस स्थान से कितनी दूरी पर उस कुत्ते को पकड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए, आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे इसको सॉल्व करना होगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा चला जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, यदि 2 व्यक्ति 2 स्थानों पर ही हो, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति 2 स्थानों पर हो, जैसे कुत्ता एक बिल्ली 2 स्थानों पर है, ठीक है, यहाँ 2 स्थानों पर है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े, यानी पहला व्यक्ति दूसरे इसको पकड़ने के लिए दौड़े और तथा दूसरा व्यक्ति अपने स्थान से आगे की ओर भागे तो पकड़ने में लगा समय। ध्यान से समझिएगा, जब 2 व्यक्ति 2 स्थान पे हो, जैसे बिल्ली और कुत्ता 2 स्थान पे हैं, अब पहला व्यक्ति जो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़े, अब बिल्ली क्या करे, अपने स्थान से आगे की तरफ भागे, यानी इधर भागे, इधर ना भागे। ठीक है, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब दो स्थान पर 2 व्यक्ति हों और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े, अब जो दूसरा व्यक्ति है तो वो अपने स्थान से आगे की तरफ भागे, तब क्या करेंगे, तो इस केस में जो पकड़ने में लगा समय होगा, समय क्या हो जाएगा, समय जो होगा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, बटे दोनों की चालों में अंतर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ स्पीड, ठीक है, ये आपका टाइम निकल जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने आपको बताया। ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि यदि मान लीजिए कुत्ता है, ये बिल्ली है, 2 स्थान पर हैं, अगर कुत्ता बिल्ली को पकड़ने जाएगा, बिल्ली आगे की तरफ भागेगी। ठीक है, अगर कुत्ता बिल्ली को पकड़ने जाएगा, बिल्ली आगे की तरफ भागेगी, तो उसे पकड़ने में जो लगा समय होगा, जो टाइम होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, कुत्ते और बिल्ली के बीच की दूरी बटे दोनों कुत्ते और बिल्ली के जो चाल है उसके बीच का अंतर, आपका यही आपका समय बताएगा। तो समय बराबर कितना आ जाएगा, दूरी कितनी थी 260 मीटर और आपका स्पीड का अंतर कितना, 25 - 12 यानी 260 मीटर है, ये आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए, आपका हो जाएगा 0260 किलोमीटर, आपका 13 किलोमीटर। यहाँ से आपका हो जाएगा 0.02 आवर। ठीक है, 0.02 आवर। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.2 मिनट आपका हो जाएगा। तो समय कितना हो गया, 1.2 मिनट। अब सेकंड मतलब क्या होगा, कुत्ता जो है बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा, 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। अब पूछा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, तो बिल्ली का स्थान से कितने दूरी पर पकड़ेगा, तो बिल्ली की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय दिया कितना 1.2 दिया है। इसको आप, ये तो मिनट में, इसको आप घंटे में ही रखेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 0.02 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 0.240 किलोमीटर, यहाँ से 240 मीटर, यानी बिल्ली का स्थान से कुत्ता उसे 240 मीटर दूरी के पर पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, मैंने आपको कैसे बताया, जो भी फार्मूला बताया आप नोट कर लेंगे। अगर आप इसको नॉर्मली देखने जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। अब बताइए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयत है और इसमें कोई वृत्त बना हुआ है, इसी का क्या बताना है आपका, जो बड़े से बड़े यानी सबसे बड़ा जो वृत्त का क्षेत्रफल उसको ज्ञात करना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको एक बार बता भी देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर आपने बताया नहीं, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, आपने बताया, आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए आयत में जो ना एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, आयत में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़ ऐसा आ जाए, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी पे कि आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास होता है वो आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज़ क्या मैंने बोला कि आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई होती है। ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या नोट करना है आपको, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप सोचने लगेंगे 4 मिनट कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यही आपका कॉन्सेप्ट दिया है। कोई भी क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कैसा क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, आयत का चौड़ाई पर होता है। तो ये आपका एक प्रकार से समझ एक फार्मूला ही है कि आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई। तो वृत्त का व्यास कितना आ गया आपका, आयत की चौड़ाई कितना दिया 14, तो वृत्त का व्यास कितना दे दिया आपका 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से रख देंगे तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका 7 क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ बूझ लीजिएगा, और जो भी आपका पेपर होगा बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम में आराम से जाइएगा, ना किसी से ज़्यादा बात कीजिएगा। देखिए बहुत लोग जाते हैं एग्ज़ाम में क्या करते हैं, लगते हैं पंचायत करने। पंचायत करना समझते हैं आप, जैसे 4 लोग मिलकर लगते हैं देश भर दुनिया भर की बात करने। आपको ये नहीं करना है, आप आराम से जाएंगे एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, जहाँ भी आपको बैठने का स्थान मिलेगा। मान लीजिए अभी छूटा नहीं होगा बैच और पहले बैच में है तो आप सुबह चले जाएंगे, तो जहाँ भी बैठ कर अकेले पढ़ने वाला स्थान वहाँ पढ़ने का मन करे पढ़िए, यहाँ फार्मूला रिवाइज करने को फार्मूला रिवाइज करने का मन कीजिए। कौन कहता है कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले नहीं पढ़ना चाहिए। वो कोई बोल दिया कि बहुत लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम जिस दिन हो उसके 1 दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, जाके घूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना याद कर पाते हैं, कि आप कितना समझ पाते हैं। तो कोई कह के चला गया कि आपको एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ना चाहिए, आप उस दिन पढ़े ही नहीं, अब पता चला कि एग्ज़ाम में आपको जो आप नहीं पढ़े, आप कहें कि यार मैं तो भूल गया, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम के आप 1 दिन पहले भी पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के दिन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके एग्ज़ाम दिमाग के कैपेसिटी के ऊपर है, आपका दिमाग कितना कहता है। अगर आप दिमाग कहता है कि नहीं अब आज नहीं पढ़ना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप एग्ज़ाम में ना बैठें तब तक आपके हाथ में कलम होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए और बुक होना चाहिए, तब तक आप क्वेश्चन मैथ्स से, फिजिक्स से, साइंस से आप लड़ते रहें। ये कोई कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1 रात पहले आप रेस्ट करें। यहाँ कोई ये तो लिखा जाता है, बहुत जगह मोटिवेशन वीडियो देखे होंगे, बहुत जब भी सर्च करते होंगे यूट्यूब पे तो लिखा जाता है कि एग्ज़ाम से पहले 1 रात अच्छी नींद लें, अच्छे से सोएं। यार पूरा 6 महीना सोए हो, पूरा साल भर सोए हो, 1 रात सोने से इतना तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं हो जाएगा। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है, अब बहुत लोग कहेंगे सर 1 रात में कौन सा बड़ा तीर लग जाएगा। ठीक है, बात सही है आपका, लेकिन आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे। अब ऐसी बात नहीं है कि आप 1 रात पहले पढ़ना छोड़ देते, तो ये नहीं है कि आप छोड़ दिए तो रोज़ 12 बजे सोते थे तो आज आप 8 बजे सो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 12 बजे ही नींद आएगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि अगर आप डेली, आप मान लीजिए आप 1 महीना से आपका एग्ज़ाम 1 महीना पहले से आप पढ़ रहे थे, डेली आप 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहे हैं रात को, और एग्ज़ाम के दिन आपने यूट्यूब पे देखा कि बोला है यूट्यूब पे कि आप एक दिन पहले आप अच्छे से सोइए, तो आप ये छोड़िए कि आप 8 बजे ही सो जाएंगे, आपको नींद 12 बजे ही आएगी। 12 बजे 11 बजे या कितना हो सोने की कोशिश करेंगे, आपको यही तब फैक्ट है। आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये खुद आजमाया हुआ ये चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय, खाली समय में मोबाइल चलाएंगे या आप इधर उधर की बात करेंगे, कहेंगे आपके दिमाग में, और नहीं तो आपके दिमाग में प्रेशर होगा। और आप पढ़े, आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से आप लोग जब तक जगे तब तक आप पढ़ते रहिएगा।
आप जब जब नींद आए तुरंत आप सो जाइएगा। उस रात का मतलब ये रहता है कि मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए डेली आप 12 बजे सोते हैं, ठीक है, आप उस दिन पढ़ रहे हैं 8 बजे से, आपको 10 बजे ही नींद आ गई, पढ़ेंगे तो जल्दी नींद आ जाएगा, आराम से 10 बजे तक आप सो जाएंगे। और जैसे नींद आए तुरंत सो जाइए तो आपका पूरा माइंड फ्रेश होगा। अब ये नहीं आप लोग को किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया कि एग्ज़ाम से पहले आपको 6 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, आपसे इससे अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ठीक है, तब सो जाएगा। तो आप ये सोचेंगे 6 से 8 घंटा सोएंगे, उसके चक्कर में आप मोबाइल पर लगेंगे रील्स देखने, व्हाट्सएप चलाने, फेसबुक चलाने, ये सब चीज़ें करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ा दूर रहिएगा। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आप कॉपी कलम नहीं छोड़िएगा, आप पढ़ते रहिएगा। और जैसे आपका शरीर का सोना है तो सो जाइए, नहीं सोना है तो पढ़िए। आप आराम से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, अच्छे से आप फार्मूला वगैरह रिवाइज करते रहिएगा तो अच्छा ही जाएगा। बाकी सब अगर आप मेहनत किए होंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के समय में मिलते हैं। आप क्वेश्चन भेजिएगा, देखा जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आया, आपसे क्वेश्चन लिया जाएगा मैथ का, किस लेवल का क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शुभकामनाएँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, भगवान से ही प्रार्थना रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।